नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो हम हिंदी से कुहासा और किरण नाटक लेकर आए हैं। कुहासा और किरण क्लास 12th इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा में आने वाला एक अनिवार्य टॉपिक है। इसके सभी पात्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस मार्मिक घटना का जो है बहुत ही अच्छा चित्रित वर्णन किया गया है। चित्रित वर्णन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप इस कहानी को ध्यान से सुनोगे ना तो आपकी आंखों के सामने जो है एक चलचित्र चलता हुआ आपको नजर आएगा अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना तो। ये नाटक है, इस नाटक के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुहासा और किरण का क्या मतलब होता है। यहाँ कुहासा का मतलब होता है कोहरा और किरण का मतलब होता है प्रकाश। कहने का मतलब है कि झूठी प्रतिष्ठा, झूठी शान और झूठा सम्मान जो है ये कोहरे की तरह होते हैं, कुहासे की तरह होते हैं, जो सच्चाई की किरण में आते ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है, इस नाटक में भी कुछ ऐसा ही है, जिसे जो है विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस मार्मिक घटना को चित्रित किया है। आइए इसके एक एक बिंदु को पढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। एक और बात आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो इस कहानी के जितने भी पात्र हैं उनकी पृष्ठभूमि को हम देखेंगे और उसके बाद जो है हम एक एक पात्र से जुड़े हुए सभी घटनाओं को जानेंगे, क्या क्या जो है उनकी भूमिका इस पूरे के पूरे नाटक में है। तो सबसे पहले कुहासा और किरण का सारांश जानते हैं। कुहासा और किरण का सारांश विष्णु प्रभाकर जी ने जो है इस नाटक को लिखा है। विष्णु प्रभाकर जी का कुहासा किरण राजनीतिक वातावरण पर आधारित है। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था उस समय से लेकर के देश आज़ादी के बाद तक, जब देश आज़ाद हुआ तो अनेक लोग जिन्होंने जो है देश की आज़ादी में सहयोग भी नहीं किया था, उसके बाद भी वे लोग जो है भोली भाली जनता के सामने इस तरह से उन्होंने दिखावा किया, प्रपंच रचा कि वो जो है स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो इस चीज़ का लाभ कई लोगों ने उठाया, जो कि एक बहुत ही जो है भ्रष्ट व्यक्ति की पहचान थी। लेकिन फिर भी इस कहानी में कुछ ऐसा ही इस नाटक में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है कि नाटक की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता प्राप्ति से 15 वर्ष पूर्व, यानी जब स्वतंत्रता प्राप्ति हमें नहीं हुई थी उससे 15 वर्ष पूर्व की कथा छिपी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से 15 वर्ष पूर्व मुल्तान का जो केस था, मुल्तान की जो घटना थी, मुल्तान में चंद्रशेखर, राजेंद्र, चंदन, हाशमी और कृष्णदेव, ये टोटल जो है 5 नाम है। चंद्रशेखर, राजेंद्र, चंदर, हाशमी और कृष्णदेव नाम के देशभक्तों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांति की योजना बनाई। ये 5 देशभक्त थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के युद्ध क्या की योजना बनाई थी, देश युद्ध की। उनके विरुद्ध जाकर के जो है ये कार्य करना चाहते थे। अंग्रेज सरकार ने इन लोगों के षड्यंत्रों से बौखला गई। जो अंग्रेज सरकार थी इनके षड्यंत्रों से क्या हो गई, बौखला गई। इसी समय कृष्णदेव, जो कृष्णदेव था एक व्यक्ति, को मुखबिर बन गया। वह क्या हो गया, वो अंग्रेजों का मुखबिर बन गया। यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो सूचनाएं थीं वो ले जा करके इसी समय कृष्णदेव सरकार को मुखबिर बन गया। मतलब वह जो है क्या करता था कि ले जा करके सारी सूचनाएं जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वो अंग्रेजी सरकार को देता था। ठीक है, इस कारण से शेष 4 साथियों को
कठोर कारावास मिला। जब उसने जो है इस प्रकार से कार्य किया कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों की सारी सूचनाएं जो है गुप्त माध्यम से अंग्रेजों को पहुंचाना शुरू कर दिया, तो इसी कारण से हमारे जो 4 साथी थे उन्हें क्या हो गया, कठोर कारावास हो गया, कठोर कारावास हो गया। सन 1946 ईस्वी में ये लोग जेल से मुक्त हुए। कौन कौन? हाशमी और चंदर। निर्धरता के कारण समाप्त हो गए, मतलब गरीबी कारण मर गए। राजेंद्र ने नौकरी की, परंतु उसका शरीर कार्य करने में सक्षम ना था। राजेंद्र ने नौकरी की, लेकिन उसका शरीर जो था जेल से छूटने के बाद कार्य करने में सक्षम नहीं था। चंद्रशेखर जो थे तपेदिक रोग से पीड़ित हो गए, मतलब तब चंद्रशेखर को टीबी रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, और उसकी पत्नी मालती बेसहारा हो गई। ये नाम मालती नाम याद रखिएगा, ये आगे स्टोरी में यूज होने वाली है। चंद्रशेखर को क्षय रोग हो गया, उसकी पत्नी मालती जो है बेसहारा हो गई। और अब बता रहा है कि सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। और सन 1942 ईस्वी का धोखेबाज जो मुखबिर था, जिसने क्या किया था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सारी जो सूचनाएं थी जो अंग्रेजी सरकार को ले जाके दिया था, जिसने, उसका नाम था सन 1942 ईस्वी का धोखेबाज मुखबिर कृष्णदेव, अब देशभक्त नेता बन गया। मतलब उस समय हमारे देशभक्तों को सजा दिलाने के बाद हमारे देशभक्त तो किसी तरह से मर गए, समाप्त हो गए, लेकिन 1942 ईस्वी का जो धोखेबाज था मुखबिर कृष्णदेव था, अब वह देशभक्त बन गया था। उसने अपना नाम बदल लिया था और अपना नाम कृष्ण चैतन्य रखा। उसने अपना नाम जो है कृष्णदेव से बदलकर कृष्ण चैतन्य रख लिया। नाटक के सारांश को 3 अंकों में प्रस्तुत किया गया है। आइए तीनों अंक को हम समझते हैं। जो कृष्णदेव था, जो कि 1942 ईस्वी का धोखेबाज था, जिसने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सारी योजनाओं को ले जा करके अंग्रेजी सरकार को दिया था, अब वह देश आज़ादी के बाद परपंच रच के उसने अपना नाम बदल लिया। उसने अपना नाम कृष्ण चैतन्य रख लिया और अपने आप को एक बहुत ही बड़ा देशभक्त बताने लगा। और देशभक्त बताने के साथ साथ जो है, आइए यह नाटक 3 खंडों में विभक्त है। हर खंड को जो है, हर अंक को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। 3 अंकों में विभक्त है। यहाँ देखिएगा, पहला अंक, प्रथम अंक है ये नाटक का, कुहासा और किरण का। प्रथम अंक इसी तरह से आपको परीक्षा में लिखना होगा। नाटक का प्रारंभ नेताजी कृष्ण चैतन्य के निवास पर उनकी पष्टिपूर्ति अवसर पर उनकी सेक्रेटरी सुनंदा और अमूल्य के वार्तालाप से होता है। ध्यान दीजिएगा, जो सुनंदा है वो कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी है, उनकी जो है सहायिका है, और साथ ही साथ जो है अमूल्य जो 5 देशभक्त शहीद हुए थे, उनमें से जो राजेंद्र हैं उनका बेटा है, यानी देशभक्त राजेंद्र का बेटा अमूल्य है। तो ये अमूल्य जो है, अमूल्य और किसकी, उनकी सेक्रेटरी, कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी सुनंदा के वार्तालाप से जो है ये कथा शुरू होती है। प्रथम अंक प्रारंभ होता है, यानी सुनंदा और अमूल्य बातें कर रहे हैं। उन्होंने, कहा जाता है कि पष्टिपूर्ति, इस दिन जो है कृष्ण चैतन्य का जन्मदिन है, और उन्होंने इस अवसर पर नेताजी को बधाई दी। अन्य लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। अब कृष्ण चैतन्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 250 रुपये प्रति माह राजनीतिक पेंशन पाते हैं। जब कृष्ण चैतन्य ने अपने आप को बताया कि मैं जो है क्या हूँ, मैं देशभक्त था, मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जो कि एक झूठी बात है, लेकिन फिर भी लोग, भोले भाले लोग उसे मान गए और सरकार ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया। अब जो है उन्हें प्रति माह जो है 250 रुपये क्या मिलती है, राजनीतिक पेंशन मिलती है, और वे प्रत्येक प्रकार के गैर कानूनी कार्य करते हैं। ये अपने में एक गुप्त है कि
कृष्ण चैतन्य जो है, जो कि पहले कृष्णदेव था, जो कि मुखबिर था अंग्रेजों का, अब वह कृष्ण चैतन्य नाम से एक नेता बन चुका था और यह प्रत्येक प्रकार का जो है अब गैर कानूनी कार्य करता है। उन्होंने सुनंदा नामक लड़की को अपनी व्यक्तिगत सचिव नियुक्त किया है। यानी सुनंदा जो नामक लड़की को, जो सुनंदा अभी आपने नाम पढ़ा, उसको अपना क्या नियुक्त किया है? अपना सचिव, अपना सेक्रेटरी नियुक्त किया है और उसके माध्यम से ब्लैकमेल जैसे घृणित कार्य भी किए हैं। उससे जो है ब्लैकमेल भी किया है, कई सारे जो है गलत काम भी किए हैं। कृष्ण चैतन्य के ये कार्य उसकी पत्नी गायत्री को नहीं सुहाते थे। ये गायत्री जो है कृष्ण चैतन्य की पत्नी है और उसको कृष्ण चैतन्य के कार्य बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और इसलिए वो जो है अपने पति को छोड़कर चले अपने मायके। लेकिन अभी एक बात की है कि बिल्कुल नहीं सुहाते थे, मतलब कृष्ण चैतन्य की पत्नी जो गायत्री थी, उसे कृष्ण चैतन्य का कार्य बिल्कुल नहीं सुहाता था। देशभक्त राजेंद्र के पुत्र अमूल्य, अभी मैंने बताया अमूल्य जो अभी जिसकी सुनंदा से शुरुआत में बात हो रही थी, ये नाटक का प्रथम अंक शुरू होते समय, तो देशभक्त राजेंद्र का पुत्र था अमूल्य। अमूल्य के नौकरी की तलाश में, अमूल्य जो है नौकरी की तलाश में कृष्ण चैतन्य के पास आया। ठीक है ना? कहाँ आया? कृष्ण चैतन्य के पास आया और कृष्ण चैतन्य के पास इसलिए आया कि उस सुनंदा ने जो उसकी सिफारिश की थी, सुनंदा जो कि कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी थी, उसने सिफारिश की थी अमूल्य के लिए कि उसे जो है कृष्ण चैतन्य कोई नौकरी दे। और जब अमूल्य कृष्ण चैतन्य के पास नौकरी के लिए आया तो आने पर कृष्ण चैतन्य ने उसे विपिन बिहारी एक पात्र है, विपिन बिहारी के यहाँ संपादक की नौकरी दिला देते हैं। कृष्ण चैतन्य उसे विपिन बिहारी के यहाँ संपादक की नौकरी दिला देते हैं। विपिन बिहारी जो है एक संपादक है, एक जो है क्या है, संपादक जो कि समाचार पत्र का संपादन करता है। अमूल्य की रिश्ते की एक बहन प्रभा है। अमूल्य जो है, जो कि राजेंद्र स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है, तो उसकी रिश्ते की एक बहन है जिसका नाम प्रभा है और चैतन्य के यहाँ आती जाती है, जो कि चैतन्य से उसका जो है परिचय है, इसलिए वो चैतन्य के यहाँ आती जाती है प्रभा। आती जाती है। चंद्रशेखर की विक्षिप्त पत्नी, मतलब चंद्रशेखर वही स्वतंत्रता सेनानी थे जो जेल से आज़ाद होने के बाद जिन्हें क्षय रोग ने क्या कर लिया था, ग्रसित कर लिया था, क्षय रोग ने घेर लिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी जो पत्नी थी मालती, ठीक है ना, तो चंद्रशेखर की विक्षिप्त पत्नी मालती कृष्ण चैतन्य से राजनीतिक पेंशन दिलाने का आग्रह करने हेतु उनके पास आती है। जो चंद्रशेखर की पत्नी थी, राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर की पत्नी, वो अपने पेंसिल पर जो पेंशन होती है, जो मिलती है स्वतंत्रता सेनानी की, उस पर हस्ताक्षर कराने हेतु किसके पास आती है? वो हस्ताक्षर कराने हेतु जो है कृष्ण चैतन्य के पास आती है और उसको पहचान लेती है कि ये तो कृष्ण चैतन्य नहीं है, ये कोई और है। जो वो कृष्ण चैतन्य थे, वो तो स्वतंत्रता सेनानी थे। वहाँ उपस्थित अमूल्य जब वो पहचान जाती है तो वहाँ कौन कौन उपस्थित होते हैं? अमूल्य होता है, को भी उसकी असली स्थिति का आभास हो जाता है। अमूल्य जो कि स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र का बेटा था और साथ ही साथ जो है राजेंद्र का बेटा होने के साथ साथ वह जो है पहुंचा था कृष्ण चैतन्य के यहाँ नौकरी करने। कृष्ण चैतन्य ने उसे जो है विपिन बिहारी के यहाँ, जो कि एक संपादक था, उसके यहाँ जो है नौकरी दिलाई थी। जब चंद्रशेखर जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, टीबी रोग में जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नी जब अपने पेंशन कागजात पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आई थी कृष्ण चैतन्य से, उसी समय उसने जो है
कृष्ण चैतन्य को पहचान लिया कि ये तो कृष्ण चैतन्य नहीं है बल्कि ये कोई और है, उसी समय वहाँ पर अमूल्य भी उपस्थित था और अमूल्य को भी उसकी असली स्थिति का क्या हो जाता है, आभास हो जाता है। उसे भी शक हो जाता है कि हाँ, ये जो है कोई और है, ये कृष्ण चैतन्य नहीं है। यहाँ से हमारा जो है द्वितीय अंक शुरू हो जाता है। द्वितीय अंक में क्या होता है, प्रथम अंक यहाँ तक था कि जो है मालती जो कि कृष्ण चैतन्य को पहचान जाती है। अब यहाँ से द्वितीय अंक शुरू होता है। द्वितीय अंक का प्रारंभ विपिन बिहारी के निजी कक्ष से होता है। विपिन बिहारी जो कि एक संपादक है और भ्रष्ट संपादक है। ये जो है सरकारी समाचार पत्र के जो कागज होते हैं उनको ब्लैक करने का काम करता है, गैर कानूनी ढंग से बेचने का कार्य करता है। तो द्वितीय अंक का प्रारंभ विपिन बिहारी की निजी कक्ष से होता है। 5 पत्रिकाओं के मुख्य अधिकारी विपिन बिहारी, यानी 5 पत्रिकाएं उनके जो है दफ्तर से छपते थे। अधिकारी विपिन बिहारी अपने कक्ष में बैठे हैं, ये अपने कक्ष में बैठे हैं और अमूल्य के आवेदन पत्र को पढ़कर विपिन बिहारी उनके पिता के विषय में पूछते हैं। जब कृष्ण चैतन्य ने जो है अमूल्य को विपिन बिहारी के यहाँ जो है क्या किया था, नौकरी दिलवाया था, तो विपिन बिहारी अपने कक्ष में बैठे हैं और वहाँ पर जो है अमूल्य के आवेदन पत्र को पढ़कर विपिन बिहारी उनके पिता के विषय में पूछते हैं, मतलब तुम्हारे पिता जो स्वतंत्रता सेनानी थे राजेंद्र जी, उनके विषय में पूछते हैं। अमूल्य ने मुल्तान षड्यंत्र केस के विषय में विपिन बिहारी को बताया। विपिन बिहारी को किसके बारे में बताया? मुल्तान षड्यंत्र केस के बारे में बताया। तो सुनंदा ने विपिन बिहारी से कहा, सुनंदा जो कि कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी थी, और विपिन बिहारी से कहा कि कृष्ण चैतन्य कांग्रेस का मुखौटा लगाए एक दोस्त देशद्रोही है। सुनंदा जान चुकी थी कि एक उसने व्यंग किया कि कृष्ण जो है, कृष्ण चैतन्य जो है क्या है, कृष्ण चैतन्य कांग्रेस का मुखौटा लगा एक देशद्रोही है, मतलब वह असली जो है कृष्ण चैतन्य नहीं है। वह तो यह एक व्यंग्यात्मक शैली है जहां पर सुनंदा ने विपिन बिहारी से कहा था कि कृष्ण चैतन्य कांग्रेस का मुखौटा लगाए एक देशद्रोही है, किंतु विपिन बिहारी किसी भी कीमत पर कृष्ण चैतन्य का विरोध करने का साहस नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता है कि विपिन बिहारी भी एक भ्रष्ट व्यक्ति था और जिसके ऊपर जो है कृष्ण चैतन्य का हाथ था। कृष्ण चैतन्य जो है सब जानता था और कृष्ण चैतन्य और विपिन बिहारी एक दूसरे से मिले हुए थे। सुनंदा ने भले ही जो है विपिन बिहारी के सामने ये कह दिया कि कृष्ण चैतन्य कांग्रेस का मुखौटा लगाए एक देशद्रोही है, किंतु विपिन बिहारी इस बात को मान नहीं सकता था। ठीक है, सभी को यह पता चल जाता है कि आज का महान कांग्रेसी नेता कृष्ण चैतन्य देशद्रोही व मित्रघाती मुखवीर कृष्णदेव है। सभी को यह पता चल जाता है जब मालती आती है और उसे पहचान जाती है और बताती है। उसके उपरांत सब ये जान जाते हैं कि आज का जो कृष्ण चैतन्य है ना, वो देशद्रोही मित्रघाती इसलिए क्योंकि उसने क्या किया था, अपने मित्रों से घात करके अंग्रेजों को सूचना पहुंचाई थी, तो वह देशद्रोही है, मित्रघाती मुखवीर है कृष्णदेव है। उसने अपना नाम बदल के भले कृष्ण चैतन्य रख लिया है, लेकिन वह वही देशद्रोही मित्रघाती मुखवीर कृष्णदेव है ना, ये सभी को पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपनी वास्तविकता को प्रकट हुआ देख कृष्ण चैतन्य अमूल्य को फंसाने का प्रयास करता है। अपनी वास्तविकता को प्रकट हुआ देख कृष्ण चैतन्य अमूल्य को फंसाने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि मेरी सच्चाई सामने आए, इससे पहले मैं राजेंद्र के बेटे, राजेंद्र जो कि देश से स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बेटा जो था उसका नाम अमूल्य था। अमूल्य जो कि
जो कि एक पत्र संपादन ऑफिस में कार्य करता था ना, तो उसे फंसाने का प्रयास किया। किसने? कृष्ण चैतन्य ने। तो यातनाओं के कारण अमूल्य आत्महत्या करने, यानी अमूल्य को उसने जो है समाचार पत्र चोरी के इल्जाम में जो है जेल भेज दिया। इन यातनाओं के कारण अमूल्य आत्महत्या करने का प्रयास करता है, परंतु पुलिस उसको बचाकर अस्पताल ले जाती है। कृष्ण चैतन्य की पत्नी जो होती है, जिसका नाम गायत्री होता है, को जब यह सब जानकर बहुत ग्लानि होती है। उसकी पत्नी यह सब जानकर, कृष्ण चैतन्य की पत्नी जो कि एक अच्छी महिला थी, जब उसे यह पता चलता है कि मेरे पति की वजह से जो है अमूल्य ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है और मैं अपने पति को सभी बुरे कार्य छोड़ने की परामर्श देती है कि आप ये सब कार्य क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कार्य अच्छे नहीं है ना, छोड़ने का परामर्श देती है। गायत्री की कार एक ट्रक के साथ टकरा जाती है। मतलब वह जाती है गायत्री अमूल्य से अस्पताल में भेंट करने, तभी उसकी कार जो है क्या होती है, एक ट्रक से टकरा जाती है और गायत्री का देहांत हो जाता है। यानी कृष्ण चैतन्य की पत्नी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। अमूल्य से मिलने के लिए अस्पताल में जा रही होती है। तो पत्नी की मृत्यु के बाद कृष्ण चैतन्य को आत्मग्लानि होती है, उसे जो है पछतावा होता है। यहीं पर दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। दूसरा अंक यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आइए तीसरे अंक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अंक जो है यहाँ शुरू होता है। तृतीय अंक, यह अंक कृष्ण चैतन्य के निवास से आरंभ होता है। जहाँ कृष्ण चैतन्य का निवास स्थान था, वहाँ से आरंभ होता है। कृष्ण चैतन्य अपनी पत्नी गायत्री के चित्र के सम्मुख, उसके तस्वीर के सम्मुख बैठकर अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करते हैं। मतलब जो भी उन्होंने भूल की थी, जो भी गलत काम किए थे, उसके लिए प्रायश्चित करते हैं तथा गायत्री के बलिदान की महत्ता को स्वीकार करते हैं कि गायत्री ने क्या क्या बलिदान किया, उसकी महत्ता को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं इतना गलत था, फिर भी मैं जो है हमेशा जो है मेरे गलत कार्यों का विरोध करती रही और जो है मेरे अच्छे कार्यों का उसने साथ दिया। सभी लोग शंकित हैं। शंकित मतलब सभी लोगों को यह आशंका है कि यह मामला गायत्री की मृत्यु का नहीं है। मतलब भले ही कृष्ण चैतन्य इस बात को गायत्री के मृत्यु का मामला बना रहा हो, लेकिन यह मामला जो है गायत्री की मृत्यु का नहीं है, वरन आत्महत्या का है। कहीं गायत्री ने खुद तो आत्महत्या नहीं कर ली। यह जो है मामला गायत्री की मृत्यु का नहीं है। सुनंदा जो कि कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी थी, सुनंदा द्वारा दी गई सूचना पर वहाँ गुप्तचर विभाग के अधिकारी आ जाते हैं। सुनंदा कंप्लेन करती है और वहाँ सीआईडी वाले आ जाते हैं, गुप्तचर विभाग के कर्मचारी। सुनंदा अमूल्य का परिचय देते हुए उसे निर्दोष बताती है। सुनंदा जो है अमूल्य का परिचय देती है कि अमूल्य जो है स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र का बेटा है और उसको जो है वह बताती है कि यह जो है क्या है, निर्दोष है। इसे तो कृष्ण चैतन्य ने किसी कागज चोरी के इल्जाम में जो है क्या मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए जेल में भिजवा दिया था। कृष्ण चैतन्य भी कागज चोरी की कहानी को मनगढ़ंत बताते हैं कि मैंने गलत काम किया था और ये मुझसे गलती हुई थी कि मैंने जो है कागज चोरी के इल्जाम में अमूल्य को फंसाकर जेल भेजा था। इस बात को स्वीकार करते हैं। विपिन बिहारी, जिनके संपादक ऑफिस में हर प्रति सप्ताह 3000 जो है कागज आते थे, क्या करने के लिए, समाचार पत्र छापने के लिए, किंतु उसमें से कुछ ही कागज़ों पर समाचार पत्र छपता था। बाकी जो है ये कागज़ उठा करके ब्लैक में किसकी दुकान पर बेच देते थे, उमेश चंद्र की दुकान पर रख देते थे। ठीक है, उमेश चंद्र की दुकान पे ये कागज़ ब्लैक में बिकते थे। ठीक है, ब्लैक तरीके से ये जो है सारे कागज़ को, सरकारी कागज़ को उठाकर, जो कि समाचार पत्र छपने वाले कागज़ होते थे, उन्हें उठा करके जो है विपिन बिहारी जी
उमेश चंद्र की दुकान के माध्यम से बेच देते थे। और उमेश चंद्र और विपिन बिहारी दोनों के गलत कामों में जो है किसका हाथ था? दोनों के ऊपर हाथ था कृष्ण चैतन्य का। कृष्ण चैतन्य का दोनों का, यानी ये तीनों लोगों की क्या थी? मिली भगत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कागज की चोरी कहानी को मनगढ़ंत बताते हैं कौन? कृष्ण चैतन्य। वे विपिन बिहारी और उमेश चंद्र के कुकृत्यों को भी पर्दाफाश कर देते हैं। उमेश चंद्र जो कि उस कागज को अपनी दुकान के माध्यम से बेचते हैं, और विपिन बिहारी जो कि सरकारी कागज की कालाबाजारी करके उसे उमेश चंद्र की दुकान पर रखते हैं। ठीक है, तभी मालती जो कि चंद्रशेखर स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी, अपनी पेंशन के लिए उनके पास पहुंच जाती है हस्ताक्षर करवाने के लिए। कृष्ण चैतन्य उससे क्षमा याचना करते हुए उसे अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। यानी कृष्ण चैतन्य को अब असलियत का ज्ञान हो जाता है, उन्हें सही बात का बोध हो जाता है, और उन्हें अपने काम पे शर्मिंदगी महसूस होती है। और जब उनके यहाँ मालती पहुँचती है तो उनको सर्वस्व सौंप देते हैं मालती को, और अपना सर्वस्व उसे क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हुए सौंप देते हैं। विपिन बिहारी और उमेश चंद्र को बंदी बना लिया जाता है। विपिन बिहारी और उमेश चंद्र जो कि किसी चैतन्य के साथ गलत कामों में लगे हुए थे, उन्हें क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गुप्तचर अधिकारी किसी चैतन्य को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। किसी चैतन्य को भी वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। वे अपनी पत्नी के चित्र को प्रणाम करके उनके साथ चल देते हैं। किस चैतन्य अपनी पत्नी को प्रणाम करके जो है उनके साथ चल देते हैं। अमूल्य को निर्दोष सिद्ध होने पर छोड़ दिया जाता। अमूल्य को ऐसे ही फंसाया गया था। उसके बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस कहानी के इस कथन के साथ जो है क्या हो जाती है? कहानी समाप्त हो जाती है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपको बता दूं, जो किस चैतन्य की पत्नी थी गायत्री के मरने के बाद ही जो है ये बात आई थी सामने कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। गायत्री हमेशा जो है किस चैतन्य को समझाती रही कि गलत कार्य मत करिए, गलत कार्य जो है आपको फंसाएंगे। उसने इस कार्य को के चक्कर में जो है बलिदान भी दे दिया अपना। तो यहाँ से ये कहानी समाप्त होती, यहाँ से नाटक समाप्त होता है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे आइए आपको दिखाते हैं। प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं यहाँ से? तो कुहासा किरण जो है विष्णु प्रभाकर जी की एक अच्छी रचना है। यहाँ से पहला प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि कुहासा और किरण नाटक की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। कुहासा किरण नाटक की कथा वस्तु पर क्या करिए? प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न बन सकता है कुहासा और किरण नाटक के सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग पर प्रकाश डालिए। सारे क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ से बन जाता है कि कुहासा और किरण नाटक के द्वितीय अंक कथा का सारांश बताए। द्वितीय अंक, ये 3 अंकों में ये कथा बटी हुई है। द्वितीय अंक अभी आपने सभी अंकों पढ़े हैं, और उसके बाद आप द्वितीय अंक आपको याद होने चाहिए कौन से हैं। और उसके बाद कुहासा और किरण नाटक के तृतीय और अंतिम अंक का कथा संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। तृतीय अंक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कुहासा और किरण नाटक के प्रथम सर्ग या अंक कथा का सारांश बताए। जो प्रथम जहाँ से शुरू होती है कथा, वहाँ से जो है वहाँ प्रथम सर्ग या प्रथम अंक का पर आपको प्रकाश डालना है। और कुहासा और किरण की कथा वस्तु संक्षेप में, पूरी की पूरी कथा वस्तु जो है क्या करना है? आपको सारांश सहित संक्षेप में लिख जाना है। उसके बाद कथानक ऐतिहासिक आधार पर प्रकाश डालिए। इस पे कुहासा किरण के कथानक ऐतिहासिक पूरे के पूरे जो है नाटक पर आपको क्या करना? प्रकाश डालना है। कुहासा किरण सारांश मैंने अभी आपको पढ़ाया। और इससे आइए आपको और भी जुड़े हुए कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है कि नाटक के तत्वों के नाट्य कला के दृष्टिकोण से कुहासा और किरण
नाटक की समीक्षा आलोचना बताइए, मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें सही है और कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी, इसके बारे में। भाषा शैली की दृष्टि से कुहासा और किरण की समीक्षा कीजिए, मतलब इसमें खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कुछ आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको अंग्रेजी भाषाएं भी इसमें मिल जाएंगी जब इसका वार्तालाप आप पढ़ेंगे। और पात्र तथा चरित्र चित्रण की दृष्टि से कुहासा किरण नाटक की समीक्षा कीजिए। कौन सा पात्र किस प्रकार का था, कौन से पात्र इसमें अच्छे थे, कौन से नायक थे, कौन से खलनायक पात्र थे। तो इसमें आप इस सारी चीज़ें जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद है संवाद। अगला क्वेश्चन, संवाद कथोपकथन की दृष्टि से कुहासा किरण नाटक की समीक्षा कीजिए। संवाद, लोगों की बातचीत और कथा के आधार पर जो है कुहासा किरण की क्या करना, समीक्षा करना है। कुहासा और किरण की कथा वस्तु कथानक की समीक्षा कीजिए, पूरी की पूरी कहानी आपको क्या करना है, इसके सारांश को लिखना है। उसके बाद अभिनय की दृष्टि से, अभिनय मतलब होता है कि किरदार की दृष्टिकोण से कुहासा किरण के नाटक की समीक्षा कीजिए। हर एक पात्र के दृष्टिकोण से इसकी क्या करना, आपको समीक्षा करना है। कुहासा और किरण के उद्देश्य पर आलोचना, अपने विचार व्यक्त करना है। कुहासा किरण के उद्देश्य पर, कुहासा किरण का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य यही था कि देश जब हमारा आज़ाद नहीं हुआ था तब से लेकर के अब तक जो है जिन्होंने भी इस देश के लिए बलिदान दिया उनको कभी कभी पीछे छोड़कर कुछ प्रपंच रचकर जो है कुछ गलत लोग जो है उनके पदवी को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, जो कि एक गलत है। ठीक है। उसके बाद रंगमयचेता दृष्टि से कुहासा और किरण की समीक्षा कीजिए। रंगमयचेता दृष्टि से कुहासा और किरण की समीक्षा करना है। उसके बाद कुहासा और किरण नाटक के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए, जो भी इसमें है प्रतिपाद्य उस पर आपको प्रकाश डालना है। कुहासा और किरण नाटक की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। कुहासा किरण की भाषा शैली कैसी है, किस प्रकार की भाषाएं इसमें प्रयोग की गई हैं, कैसा इसमें जो है एक वार्तालाप है, वार्तालाप के एक दूसरे के संवाद की भाषाएं कौन सी है, उस पर आपको प्रकाश डालने हैं। आइए आपको और चीज़ें बताते हैं, और भी इसमें अभी बहुत सारे जो है क्वेश्चन हैं। कुहासा किरण के तात्विक समीक्षा आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप पढ़िएगा। और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या आप इसे पॉज करके लिख भी सकते हैं, लिखना आपके लंबा पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रस्तुत नाटककार भारत की वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का सच्चा दर्पण है। नाटककार श्री विष्णु प्रभाकर ने नाटक रचना में विधान नाटकीय तत्वों के निर्वहन को ध्यान में रखते हुए नाटकीय तत्वों पर नाटक विश्लेषण के निम्नलिखित है। ठीक है। और विश्लेषण में क्या है, सबसे पहले कथानक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कथानक के बाद कथा वस्तु है, इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। कथा वस्तु आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं, या आप इसे जो है वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। आप इस तरह से पढ़ते चलिए। यहाँ से आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, या इस पर जो है आप नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा जो है पात्र का चयन चित्रण। ठीक है। पात्र का चयन चित्रण जो है किन किन का जो है पात्र का चयन चित्रण हमें करना है। इसमें जो भी पात्र थे, सबसे पहले कृष्ण चैतन्य, जो इसका नाम कृष्णदेव था, उमेश चंद्र और बिपिन चंद्र बिहारी। उमेश चंद्र जो कि उन कागजों को बेचने वाला दुकानदार, और साथ ही साथ बिपिन चंद्र बिहारी जो कि संपादक था, भ्रष्ट संपादक। और ये सब पुरुष पात्र हैं। इसमें आपके अमूल्य भी आ जाते हैं, जबकि प्रभा, सुनंदा, मालती, गायत्री नारी पात्र है ना। ये सब प्रभा है, सुनंदा है, मालती है, गायत्री नारी पात्र हैं। अन्य पात्रों के क्रांतिकारी चंद्रशेखर और राजेंद्र, हाशमी और चंदन है, जिनकी भूमिका शुरुआत में थोड़ी सी थी। इनकी भूमिका गौण है इनके बारे में जो है, क्योंकि ये तो शहीद हो चुके थे। अवसरवादी मनोवृत्ति का पात्र है, और इसके नीचे बहुत सारी बातें जो है लिखी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्त। आपको मेन पर लेके चलते हैं, जहाँ से हमको मिलने वाला है। हाँ, यहाँ से नंबर मिलेगा। अमूल्य का चरित्र चित्रण करिए। अमूल्य कौन था, उसका चरित्र चित्रण। कुहासा किरण कहानी नाटक में जो है अमूल्य का चरित्र चित्रण हमें करना है। अमूल्य श्री विष्णु प्रभाकर कृत कुहासा किरण नाटक का नायक है और देशभक्त राजेंद्र का पुत्र है। अमूल्य ऐसे नवयुवकों का प्रतिनिधित्व करता है जो देश के भ्रष्ट वातावरण में भी ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है। तथा जिन्हें
देश प्रेम है और उनके चरित्र प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली बात तो अमूल्य जो है देशभक्त युवक था। देशभक्त युवक अमूल्य पिता पिता सच पिता की तरह सच्चा देशभक्त था। पिता के गुण अमूल्य में भी विद्यमान थे। वह देश को व्यक्ति से अधिक मूल्यवान मानता था। उसका कथन था कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। देश की स्वतंत्रता हमने प्राणों की बलि देकर पाई है, अब उसे कलंकित ना होने देंगे। ठीक है ना। उसके बाद कर्तव्य परायण भी अमूल्य था। अमूल्य अपने सभी कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। पिता की असमय मृत्यु के पश्चात भी परिश्रम के बल पर वह अपना अध्ययन पूरा करता है और जिस कार्य पर भी लगता उसे पूर्ण लगन के साथ करता। ठीक है। और फिर सत्यवादी था अमूल्य। अमूल्य सत्यवादी है। कृष्ण चैतन्य जैसे व्यक्ति के संपर्क में आकर भी वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता है। षड्यंत्र में फंसने पर भी वह दृढ़ रहता है और चलिए कहीं भी चलिए, मुझे जो कहना है मैं कहूँगा, इस प्रकार का जो है मनोविचार रखता है। और साथ ही साथ कैसा है, निर्भीक और साहसी भी है। अमूल्य साहसी युवक है। वह पुलिस इंस्पेक्टर से भी नहीं डरता और विपिन बिहारी को सबके सामने बेईमान कहता है। पुलिस इंस्पेक्टर के सामने वह साहसपूर्वक कहता है, यह षड्यंत्र है। आप सदा ब्लैक के कागज बेचते हैं और मुझे फंसाना चाहते हैं। आप सब नीच, आप देशभक्त की पोशाक पहने देशद्रोही भेड़िए हैं। ये सब जो है अमूल्य के जो है क्या है संवाद है। आगे जो है आदर्श मार्गदर्शक भी अमूल्य है। अमूल्य आधुनिक युवकों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक है। वह भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्तियों के मुखौटे उतारने का संकल्प लेता है। एक प्रकार का व्यंग्यात्मक शैली है। देश सेवा के प्रति इनके शब्दों को देखिए। अब आवश्यकता है कि हम देश सेवा का अर्थ समझें। अमूल्य बोलता है, जो शैतान मुखौटे लगाए शिव बनकर घूम रहे हैं, वे मुखौटे उतार कर उनकी वास्तविकता को प्रकट करिए। अमूल्य के वचन थे। और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति है अमूल्य। सरल स्वभाव कह रहा कि अमूल्य सरल स्वभाव वाला स्वामी भक्त युवक है। सुनंदा उसके सरल स्वभाव को देखकर कहती है, पिताजी की बात अभी रहने दो, देखा नहीं था तुमने, उनका नाम सुनकर सब चौंक पड़े, उनसे पिताजी की बात मत कहना अभी। ठीक है। ये सारी बातें सुनंदा की जो है अमूल्य से होती हैं। इस प्रकार कुहासा के नाटक में सबसे अनमोल चरित्र जो है अमूल्य का है। वह नाटक का नायक भी है। वह भ्रष्टाचार तथा निराशापूर्ण कुहासे को वेध कर और कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ता, सत्यता, देशभक्ति, निर्भीकता, स्वर्णिम प्रकाश किरणों को समाज के आलोकित करना चाहता है। अमूल्य तमसोमा ज्योतिर्गमय के आदर्श का प्रतीक है ना। उसके बाद कृष्ण चैतन्य का जो कि इस कहानी का खलनायक है, इस कहानी का जो इस नाटक का जो है खलनायक मतलब होता है कि एक विलन निगेटिव कैरेक्टर है। कुआसा के नाटक में अब आपको जो देखना है वो है कृष्ण चैतन्य का चरित्र। यही आपसे अमूल्य का, कृष्ण चैतन्य का, सुनंदा का, इन्हीं का चरित्र तीनों का आपसे पूछ लेता। ठीक ना। और बाकी तो कोई विशेष पात्र नहीं है। कुआसा के नाटक में कृष्ण चैतन्य का चित्रण अवसरवादी स्वार्थी। अवसरवादी मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि अवसर पाने के बाद में क्या हो गया, वह एक नेता जो कि भ्रष्ट नेता बनकर सामने आया और जिसने मुखबिर का काम किया था सुनता की लड़ाई के समय, और फिर उनकी मृत्यु के बाद खुद जो है उनके स्थान पर उसका स्थान ले लिया था। तो स्वार्थी तथा इस प्रकार से भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह नाटक का खलनायक है। और आज कृष्ण चैतन्य जैसे अनेक नेता अपनी स्वार्थ सिद्ध हेतु समाज और देश को खोखला करने में लगे हैं। कृष्ण चैतन्य चरित्र से संबंध में धनात्मक और ऋणात्मक विशेषताओं की विवेचना निम्नलिखित है। अवसरवादी, पहली बात तो कृष्ण चैतन्य पक्का अवसरवादी है। वह पहले अंग्रेजों का दलाल बना रहता है, फिर कांग्रेसी नेता बन जाता है। पहले अंग्रेजों का दलाल था वह, लोगों को जो है अंग्रेजों को क्या करता था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सारी जो है सूचनाएं ले जाकर पहुंचाता था। मित्रघाती है सबसे बात। कृष्ण चैतन्य अपने साथियों के मुखबिरी करके पकड़वा देता है। मतलब मुखबिरी का मतलब होता है कि उनकी जो है बातें अंग्रेजों तक ले जाकर उन्हें पकड़वा देता है। इस प्रकार मित्रघाती होने का भी यह दोषी है, जबकि वह इस कलंक को छिपाने हेतु भरसक चेष्टा करता, प्रयास करता। ठीक है। उसके बाद चतुर चालाक भी है, बहुत चतुर चालाक है। चतुर चालाक इसलिए क्योंकि कृष्ण चैतन्य
चालाक है उसका मत है कि कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेना बुद्धिमानी का लक्षण है। वह कहता है कि कुछ करने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए। उसके बाद भ्रष्टाचार का प्रतीक है। कृष्ण चैतन्य सभी प्रकार के गलत हथकंडों को माहिर है। वह ब्लैकमेल करता है, रिश्वत लेता है। इसी प्रकार से दूसरी अनेक बुराइयां जैसे क्रूरता, कठोरता और धनलिप्सा का अधिक भी विद्यमान है उसके अंदर। उसके बाद देशद्रोही है। मुल्तान षड्यंत्र की मुखबिरी करके वह देशद्रोही बनता है और इसके उपरांत भी वह समाज तथा देश के साथ गद्दारी करता ही रहता है। ये देशद्रोही भी है। उसके बाद कृत्रिमता तथा आडंबर के परिपूर्ण भी है। कृष्ण चैतन्य का जीवन कृत्रिमता तथा आडंबर से पूर्ण है। वह मुल्तान के केस में अंग्रेजों का मुखबिर बनकर देश के साथ गद्दारी करता है, किंतु देश, समाज और सेवा का ढोंग रचता है और जिससे वह शासन और जनता दोनों की आंखों में धूल झोंकता रहता है। ठीक है। उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व है। कृष्ण चैतन्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही सरकार व प्रशासन उसका पर्याप्त प्रभाव है। सरकार उसे इस तरह से पेंशन भी देती है। दूरदर्शी भी है वह। कृष्ण चैतन्य दूरदर्शी व्यक्ति है। अपनी दूरदर्शिता के कारण ही वह अपने वास्तविक नाम कृष्णदेव को बदलकर उसने कृष्ण चैतन्य रख लेता है। विपिन बिहारी के यहाँ अमूल्य को नियुक्ति दूरदर्शिता का ही एक परिचायक है। उसके बाद है आत्म परिष्कार की भावना। गायत्री जो कि उसकी पत्नी थी, कृष्ण चैतन्य ने प्रायश्चित का भाव उत्पन्न करता है। तब गायत्री के चित्र के समूह पश्चाताप करते हुए मेरी आंखें खोलने के लिए तुमने प्राण दे दिए कहता है। ठीक है। उसके कूटनीतिज्ञ कृष्ण चैतन्य एक प्रभावशाली तथा कूटनीतिज्ञ पात्र है। यह ठीक है कि अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करता है, इसके कारण भी चरित्र घृणित हो जाता है, परंतु उसकी प्रतिभा सदुपयोग होता तो वह एक श्रेष्ठ पुरुष बन सकता था। ऐसे तो विलन होते हैं जो अगर अच्छे काम करें तो वह जो है अच्छा भी बन सकते हैं ना। जितना दिमाग को अपने बुरे कार्यों में लगाते हैं, अगर अच्छे कार्यों में लगाएं तो फिर जो है, हालांकि जैसा किरदार है दिया गया वैसा तो उन्हें करना ही है। सुनंदा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त में लिखिए। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा। और कुहासा किरण के नाटक के प्रमुख नारी पात्र का चित्रण कीजिए। नारी पात्र में सुनंदा थी, मालती थी और इससे पहले चलिए सुनंदा का चित्रण करना हमें यहाँ पे। तो श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कुहासा किरण नाटक में सुनंदा प्रमुख। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्त, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ। ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। आप अगर एक खंड में दो खंड में करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं अग्रवत हैं। चलिए, भ्रष्टाचार की विरोधी हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार की विरोधी नवयुवतियाँ प्रतिनिधित्व करती हैं। वह नवयुवतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो जागरूक एवं सजग हैं। सुनंदा दूरदर्शी, साहसी, चतुर, विनोदी हैं। कर्तव्य परायण भी हैं। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। यह सहयोगी तथा कर्मशीला युवती हैं। इनके अमूल्य से सहानुभूति है तथा समाज के पाखंडियों के रहस्य खोलने के अंत तक अमूल्य का साथ देती हैं। और मुखौटाधारी भ्रष्टधारियों से पुकार कर कहूँगी कि आप भ्रष्ट हैं, नीच हैं और देशद्रोही हैं। आज नहीं तो कल आपको समाज के सामने जवाब देना होगा। ये बात जो है सुनंदा की है। उसके बाद एक जागरूक नवयुवती भी है। सुनंदा कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी हैं। आयु 25 वर्ष है। वह जागरूक नवयुवती हैं और समाचार पत्रों के महत्व तथा उनसे निहित शक्ति को पहचानती हैं। उसी शब्दों में शक्ति संचालन का सूत्र जितना समाचार पत्रों के साथ है उतना किसी के साथ नहीं, इन्होंने कहा था। ठीक है। उसके बाद वाक्यपटु हैं। सुनंदा वाक्यपटुता दिखाती हैं, देखते ही बनती हैं और वह उमेश चंद्र और कृष्ण चैतन्य की मिली भगत से परिचित हैं। उनकी व्यंग्यपूर्ण वाक्यपटुता देखती हैं। आकाश जैसे पृथ्वी को आवृत्त किए हैं, जैसे वैसे उनको कृष्ण चैतन्य को आवृत्त किए हैं। आकाश के कारण ही
पृथ्वी का अन्नपूर्णा होती है। ठीक है, ये बात जो है सुनंदा की थी। और साथ ही साथ देशद्रोहियों की प्रबल विरोधी भी थी। और ऐसे आप लिख जाइएगा, मुखौटाधारियों की विरोधिनी भी थी। और साथ ही साथ ये सारी बातें जो है आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से जो है कुहासा किरण की सार्थकता और ये कुहासा किरण की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और जितना जितना हो सके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको आपकी परीक्षा के लिए पहले से ही हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।